अस्सलाम वालेकुम। रिंग थ्योरी का हमने लेक्चर सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें हम आज लेक्चर नंबर 2 पे बात करेंगे, जिसका टॉपिक है सब रिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रिंग। इससे पहले लेक्चर नंबर 1 को हम थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं कि लेक्चर नंबर 1 के अंदर हमने सबसे पहले रिंग की डेफिनेशन देखी थी कि रिंग एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें एक सेट लेते हैं, उस सेट के ऊपर दो बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन होने चाहिए, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। एंड उसके बाद वो अंडर एडिशन एक अबिलियन ग्रुप होना चाहिए और अंडर मल्टीप्लिकेशन वो एक सेमी ग्रुप होना चाहिए। और उसके बाद ये था कि वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज जो है उसके अंदर सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो टोटल 8 प्रॉपर्टीज अगर ये वाली कोई सेट अगर सेटिस्फाई कर रहा होगा तो उस सेट को हम कहेंगे वो एक रिंग है। और फर्दर हमने कुछ डेफिनेशन देखी थी। रिंग विद यूनिटी एक ऐसा रिंग जिसके अंदर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट मौजूद हो, अगर हर एलिमेंट का इन्वर्स भी हो तो वो डिवीजन रिंग होती है, और जिस एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है उसे हम यूनिट कहते हैं। और फिर हमने यूनिट और यूनिटी के दरमियान डिफरेंस भी देखा था। ये चीज़ें हम ऑलरेडी लेक्चर के अंदर जो है ना डिटेल से देख चुके हैं, जिसमें फील्ड की डेफिनेशन देखी थी। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सबरिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर रिंग। तो सबरिंग कहते हैं कि a non-empty subset S of a ring R is said to be a subring of R if S form a ring under the binary compositions of R। कि अगर हमारे पास एक रिंग हो R, उसका हम उस R जो कि एक रिंग है उसका कोई सबसेट ले लें जिसको हम S से डिनोट कर रहे हैं, तो अगर वो S जो है वो भी एक रिंग का स्ट्रक्चर बना रही होगी तो हम कहेंगे कि वो जो S है वो R की सब रिंग है। तो इसका मतलब ये है कि जब भी हमें रिंग का सब रिंग फाइंड करना होगा तो सबसे पहले हमें उस रिंग का कोई सबसेट लेना पड़ेगा, और उस सबसेट के ऊपर हम रिंग की जो 8 उसके जो एक्सियम्स हैं वो सेटिस्फाई करेंगे। तो अगर कोई ऐसा हमें आर का कोई सबसेट मिल जाए जो उन 8 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा होगा, तो इसका मतलब है कि वो एस जो है वो इटसेल्फ एक रिंग बना रहा है, और बीइंग अ सबसेट ऑफ आर वो उसका सब रिंग भी होगा। तो अगर हमारे पास एक रिंग हो तो उसके दो जो होते हैं ना सब रिंग ऑलवेज होते हैं। एक हमारे पास ये सेट होता है जीरो, और एक वो और इटसेल्फ, इसको हम कहते हैं ट्रिवियल सब रिंग ऑफ और। ये जो जीरो है ये वाला, ये हमारे पास जो है ना एक उसका सब रिंग बनाता है। ये दो सब रिंग तो ऑलवेज एग्जिस्ट करेंगी, इसके अलावा और भी सब रिंग जो है ना एग्जिस्ट कर सकती हैं। जैसे हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। सेट ऑफ रैशनल नंबर जो होता है वो हमारे पास एक रिंग होता है, और सेट ऑफ जो इंटीजर होता है वो, क्योंकि क्यू का सेट ऑफ रैशनल नंबर का वो सबसेट है, और सेट ऑफ इंटीजर इटसेल्फ एक रिंग भी है। तो इसका मतलब है कि सेट ऑफ इंटीजर इज अ सब रिंग ऑफ सेट ऑफ रैशनल नंबर। सिमिलरली सेट ऑफ रैशनल नंबर जो होता है वो सबसेट होता है सेट ऑफ रियल नंबर का। तो इसका मतलब है कि सेट ऑफ रैशनल नंबर इज अ सब रिंग ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर। ये कुछ और इसके साथ एग्जांपल्स हैं। हमारे पास जो एक सेट ऑफ इंटीजर्स होते हैं, अगर हम उनको किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर लें, 2 से, 3 से, 4 से, तो वो भी रिंग बनाते हैं, और वो जी के सबसेट भी होते हैं, लिहाजा वो एन जी जो होगा वो इस जी का सब रिंग होगा। इसके अलावा सेट ऑफ डायगोनल मैट्रिसेस होते हैं। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर एग्जांपल के अंदर देखा था कि जो मैट्रिसेस होते हैं वो रिंग का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो उन मैट्रिसेस में से अगर हम एक सब कलेक्शन ले लें ऐसे मैट्रिसेस की जो कि डायगोनल मैट्रिसेस हों, तो वो डायगोनल मैट्रिसेस भी रिंग का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो क्योंकि अब वो मैट्रिसेस की उसके वो सबसेट है, लिहाजा जो डायगोनल मैट्रिसेस होते हैं वो रिंग ऑफ ऑल मैट्रिसेस के सब रिंग होंगे। उसके उसके बाद है हमारे पास रिंग ऑफ गॉसियन इंटीजर्स। अब सबसे पहले देख लें कि गॉसियन इंटीजर्स क्या होते हैं। गॉसियन इंटीजर्स हम एक ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर को कहते हैं जिसका रियल पार्ट और कॉम्प्लेक्स पार्ट दोनों ही सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग कर रहे हो, उस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कहेंगे गॉसियन इंटीजर। तो हमारे पास जो गॉसियन इंटीजर होता है वो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का सब रिंग होता है। अब लास्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि जो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है वो एक रिंग का स्ट्रक्चर बनाता है। अब क्योंकि पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर में से हम वो कॉम्प्लेक्स नंबर सेपरेट आउट कर रहे हैं जिनका रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों ही इंटीजर हों, तो इसका मतलब है कि वो जो गाजियन इंटीजर्स की हमारे पास जो कलेक्शन होगी वो कॉम्प्लेक्स नंबर की सबसेट होगी।
और क्योंकि वो इटसेल्फ जो गाउसियन इंटीजर्स की जो कलेक्शन है वो इटसेल्फ रिंग भी बना रही है, तो वो इसकी जो है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की हमारे पास सब रिंग होंगी। अब नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन ध्यान में आता है कि अगर हमने कुछ सब रिंग चेक करना है तो यूजुअली फिर हमारे पास एक तरीका ये है कि क्यू हमें पता है कि सब रिंग है। अब हम क्यू का कुछ सबसेट लेंगे जी। सबसे पहले तो हमें इसका कुछ सबसेट ढूंढना पड़ेगा। जब हमें एक जी सबसेट मिल जाएगा तो क्या हमें जी के ऊपर वो 8 प्रॉपर्टीज वन बाय वन चेक करनी पड़ेंगी। तो अगर वो 8 प्रॉपर्टीज वन बाय वन चेक करते हैं, 8 प्रॉपर्टीज को चेक करने के बाद अगर वो सारी की सारी सेटिस्फाई हो रही होंगी तो हम कहेंगे कि ये उसकी सब रिंग है। लेकिन ये बहुत थोड़ा लेंथी वर्क हो जाएगा। इसके लिए हमारे पास एक क्राइटेरिया है जिसको हम कहते हैं सब रिंग क्राइटेरिया। यानी कि आप 8 प्रॉपर्टीज चेक ना करें, आप जस्ट 2 प्रॉपर्टीज चेक कर लें। आप आर एक आर रिंग है आपके पास आर, उसका आप सबसेट ले लें एस। अब एस के ऊपर आपने 8 प्रॉपर्टीज चेक नहीं करनी, बल्कि आपने सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर 2 प्रॉपर्टीज चेक करनी है। 2 प्रॉपर्टीज वो कौन सी हैं कि एक तो वो सेट एस जो है वो क्लोज होना चाहिए अंडर मल्टीप्लिकेशन। दूसरा वो सेट एस जो है वो क्लोज होना चाहिए अंडर सब्ट्रैक्शन। ये आर यहाँ पे बाय मिस्टेक है, तो यहाँ पे एस आना। तो वो जो सबसेट है जस्ट आप ये चेक कर लें कि क्या वो जो सबसेट है वो क्लोज है अंडर मल्टीप्लिकेशन एंड क्लोज है अंडर सब्ट्रैक्शन। तो अगर ये दो उसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन होंगे तो हम कहेंगे कि वो जो सबसेट है रिंग का वो उसकी एक सब रिंग है। अब नेक्स्ट हमारे पास एक रिजल्ट है कि अगर आपके पास 2 सब रिंग हो एस और टी, तो जब इनका आप सम करेंगे तो सम को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि एक एलिमेंट आप एस से ले लें और दूसरा एलिमेंट आप टी से ले लें, उन दोनों को ऐड कर दें आपस में, तो ये हमारे पास एस प्लस टी का एलिमेंट बन जाएगा। अब एस प्लस टी जो है बेसिकली एस और टी, एस जब आप इन दोनों के एलिमेंट को ऐड करेंगे तो ये एस प्लस टी के जो एलिमेंट होंगे तो वो आर के सबसेट होंगे। आर का यानी एस और टी आर के 2 सबसेट हैं। जब आपने एस प्लस टी कैलकुलेट किया तो वो भी आर का सबसेट होगा। अब आर का वो सबसेट हमें एक मिल गया है, क्या ये सबसेट रिंग है इटसेल्फ, क्या ये उसकी सब रिंग है। तो इसका आंसर है कि एस प्लस टी मे और मे नॉट बी अ सब रिंग ऑफ आर। इसकी हमारे पास एक काउंटर एग्जांपल है कि लेट आर बी अ रिंग ऑफ मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2 बाय 2 ओवर इंटीजर्स, और एस हमारे पास है सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस ऑफ टाइप। मतलब आर रिंग हम ले रहे हैं और मैट्रिसेस तमाम मैट्रिसेस की कलेक्शन ले रहे हैं ओवर इंटीजर्स। एस जो है ना वो हमारे पास इस तरह का मैट्रिक्स है कि उसके एलिमेंट इस तरह के हैं कुछ, कि उसमें ये ए जीरो बी जीरो इस तरह के मैट्रिसेस हैं कि जिसमें ये दो नॉन जीरो होंगी एंट्रीज और ये दो एंट्रीज जीरो होंगी। टी हमने एक इस तरह का मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स चूज किया है जिसकी एंट्रीज इस तरह की होंगी कि एक एलिमेंट उसका यहाँ पे नॉन जीरो होगा, बाकी 3 उसके एलिमेंट जो है वो जीरो होंगे। तो ये एस और टी दोनों इसके हमारे पास सब रिंग है, आर के इसके सबसेट भी हैं तो ये इसकी सब रिंग भी होंगी। जब हम एस प्लस टी कैलकुलेट करेंगे यानी कि इन 2 मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे ए प्लस जीरो, वो ए आ जाएगा। फिर जीरो प्लस एक्स, वो एक्स आ जाएगा। फिर b प्लस जीरो, वो b आ जाएगा। और जीरो प्लस जीरो हमारे पास जीरो आ जाएगा। तो ये हमारे पास s प्लस टी बन गया। तो अब इसका मतलब है कि s प्लस टी के अंदर जो हमारे पास मैट्रिसेस होंगे वो कुछ इस तरह से होंगे। अब हमने चेक किया था कि अगर एक सबसेट हो तो हम एक अगर एक सबसेट आप है उसको आप चेक करना चाहते हैं कि वो सबसेट हमारे पास एक सब रिंग है या नहीं, तो हमें जस्ट उसके ऊपर 2 प्रॉपर्टीज चेक करने की जरूरत होती है कि एक तो आप अंडर मल्टीप्लिकेशन चेक कर लें और एक आप अंडर सब्ट्रैक्शन चेक कर लें। अगर आप अंडर मल्टीप्लिकेशन चेक करें, इन 2 मैट्रिक्स को आपने मल्टीप्लाई करना है, ऐड नहीं करना, इनको मल्टीप्लाई करना है। जब हमने मल्टीप्लाई किया इन 2 मैट्रिक्स को तो हमारा आंसर ये आया 4 2 2 2। अब ये देखें कि s प्लस टी के अंदर तो इस तरह के एलिमेंट पड़े हुए हैं जिसमें ये वाला एलिमेंट एंट्री जीरो है, लेकिन यहाँ पे तो ये एंट्री जीरो नहीं आई। इसका मतलब है कि s प्लस टी जो है वो उसका r का सबसेट तो है, लेकिन वो जो सब रिंग का जो क्राइटेरिया है वो उसके ऊपर उसको फुलफिल नहीं कर रहा। तो इसका मतलब है कि s प्लस टी इज नॉट अ सब रिंग ऑफ r। कि इसको हम जनरलाइज, इस रिजल्ट को हम जनरलाइज कर सकते हैं कि सम ऑफ 2 सब रिंग ऑफ अ रिंग r may or may not be a subring।
कि 2 सब रिंग को अगर आप ऐड कर दें तो उसका जो रिजल्टेंट जो हमें इसका आंसर मिलेगा वो लाजमी नहीं है कि वो सब रिंग होगा। ये हमारे पास उसकी एक काउंटर एग्जांपल है। उसके बाद हमारे पास एक डेफिनेशन है सब रिंग जनरेटेड बाय एस, कि किसी सेट से कोई सब रिंग जनरेट हो रही हो। तो सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी कि लेट एस बी अ सबसेट ऑफ अ रिंग आर, देन द स्मॉलेस्ट सब रिंग ऑफ आर कंटेनिंग एस इज कॉल्ड अ सब रिंग जनरेटेड बाय एस। कि एक रिंग है, उसकी जो स्मॉलेस्ट जो रिंग जो सब रिंग जो उसकी जनरेट हो रही होगी वो एस को कंटेन करेगी। हमने ग्रुप थ्योरी के अंदर भी रिजल्ट ये देखा था कि दो अगर आपके पास सब रिंग हो, सब ग्रुप हो, उनकी आप यूनियन लें तो वो मे और मे नॉट बी अ सब ग्रुप, लेकिन जो इंटरसेक्शन होती है ना वो ऑलवेज सब ग्रुप होती है। सेम रिजल्ट जो है वो यहाँ पे रिंग थ्योरी के अंदर भी है कि अगर आपके पास दो सब रिंग है तो आप उनकी यूनियन करेंगे तो वो लाजमी नहीं है कि आपके पास एक सब रिंग बनाएगी। लेकिन अगर आपके पास दो सब रिंग होंगी तो वो आपके पास उनकी इंटरसेक्शन जो होगी वो ऑलवेज एक सब रिंग होगी। अब सेट थ्योरी का ये एक रिजल्ट है कि जब आप दो सेट की इंटरसेक्शन करते हैं तो जो हमें आंसर मिलता है, जो सेट हमें आंसर मिलता है वो सेट उन दोनों सेट का सबसेट होता है। यानी वो सेट स्मॉलेस्ट सेट होता है जो कि उन दोनों का सबसेट होता है। तो जब आप यहाँ पे दो रिंग की इंटरसेक्शन करेंगे, दो सब रिंग की, तो जो आपको सब रिंग मिलेगी वो स्मॉलेस्ट सब रिंग होगी जो कि किसी सेट आज से जनरेट हो रही होगी। तो अगर एक सेट जो है वो एम्प्टी है, उसके अंदर सिर्फ जीरो पड़ा हुआ है, तो वो एक सेट एम्प्टी सेट है, तो उससे जो रिंग जनरेट होगी ना, ये जीरो, ये वाली रिंग उसके अंदर वो ये रिंग जनरेट करेगा। ये हम पढ़ चुके हैं कि ये ट्रिवियल सब रिंग होती है ये वाली। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है सेंटर ऑफ रिंग। इससे पहले हमने ग्रुप थ्योरी के अंदर भी ये रिजल्ट देखा था सेंटर ऑफ द ग्रुप के नाम से, कि जिसमें हमने देखा था कि सेंटर जो होता है किसी ग्रुप का वो उसका अबिलियन पार्ट होता है। एक ग्रुप जो है वो इटसेल्फ अगर अबिलियन नहीं है तो उसके अंदर चंद एलिमेंट, एटलीस्ट एक आइडेंटिटी एलिमेंट तो लाजमी मौजूद है जो कि अबिलियन का काम करेगा। और जितने एलिमेंट जो होंगे वो अबिलियन का काम कर रहे होंगे वो सारे एलिमेंट जो है उस ग्रुप के सेंटर के अंदर आ जाएंगे। तो सेम यहाँ पे भी डेफिनेशन उसी तरह से ही है कि किसी रिंग के सेंटर से मुराद ये है कि उसमें वो वाले एलिमेंट, रिंग के वो एलिमेंट जो बाकी तमाम एलिमेंट के साथ कम्यूट कर रहे होंगे वो उस रिंग के सेंटर में आ जाएंगे। और अगर हमारी रिंग ही कोमोटेटिव होगी तो इसका मतलब है पूरी की पूरी जो रिंग है वो सारी की सारी ही सेंटर के अंदर आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास कुछ रिजल्ट्स हैं कि जो ये सेंटर ऑफ रिंग होता है ना, ये सब रिंग होता है आर का। एक रिंग होती है क्वाटर्नियन रिंग, उसका जो सेंटर होता है वो ये होता है ए और 3 टाइम 0। अगर हमारे पास रिंग जो है वो डिवीजन रिंग होगी देन इट्स सेंटर इज अ फील्ड। अब डिवीजन रिंग हम देख चुके हैं कि एक ऐसी रिंग होती है जिसके अंदर तमाम एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो जब आप उसका सेंटर फाइंड करेंगे तो उसके सेंटर में आपको वो एलिमेंट मिलेंगे जो बाकी तमाम एलिमेंट के साथ कम्यूट कर रहे होंगे। तो और ये भी हमने डेफिनेशन देखी है कि अगर डिवीजन रिंग कोमोडेटिव हो, जाहिर बात है जो आप सेंटर फाइंड करेंगे ना उसमें वो कम्यूट करते होंगे एलिमेंट। तो अब वो उन एलिमेंट, वो डिवीजन रिंग तो वो ऑलरेडी है, एंड अ कोमोडेटिव डिवीजन रिंग इज कॉल्ड अ फील्ड। तो अगर आप किसी डिवीजन रिंग का सेंटर फाइंड करते हैं तो वो आपके पास एक फील्ड होगा। अगर एक रिंग हो आपके पास, उसमें एक इक्वेशन आप है आपके हमारे पास ए एक्स इज इक्वल टू बी, अगर इस इक्वेशन का सोल्यूशन एग्जिस्ट करता हो, इसके सोल्यूशन एग्जिस्ट करने का मतलब ये है कि ये जो हमारे पास x की वैल्यू फाइंड करनी है हमने, और x की वैल्यू तब आएगी जब हम इस a को इधर लेके जाएंगे, और इस a को इधर तब लेके जाएंगे जब इस a का इनवर्स एग्जिस्ट करता होगा। अब हमारे पास है फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू आर, तो इसका मतलब ये है कि इसमें हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, और अगर हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है रिंग के अंदर तो वो रिंग हमारे पास एक डिवीजन रिंग होगी। नेक्स्ट हमारे पास रिजल्ट्स हैं, रिंग के ऊपर रिजल्ट्स हैं कि अ रिंग ऑफ प्राइम ऑर्डर इज कम्यूटेटिव, कि अगर आपके पास एक रिंग हो उसका ऑर्डर जो है वो प्राइम ऑर्डर का हो, प्राइम ऑर्डर की एक आपके पास रिंग हो, किसी रिंग का ऑर्डर से मुराद होगा उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स की तादाद कोई प्राइम नंबर होगी तो वो रिंग हमारे पास एक कोमोडेटिव रिंग होगी। लेकिन अगर किसी रिंग का जो ऑर्डर है वो प्राइम नंबर का स्केयर हो तो वो हमारे पास कोमोडेटिव हो भी सकती है और वो कोमोडेटिव नहीं भी हो सकती।
सिमिलरली उसके बाद है रिजल्ट कि अगर किसी रिंग का ऑर्डर, हमारे पास जो स्मॉलेस्ट नॉन कॉमोडेटिव रिंग है वो उसका ऑर्डर 4 होता है। और अगर रिंग विद यूनिटी हो, उसका ऑर्डर पी स्क्वायर हो, तो वो कॉमोडेटिव होगी। यानी कि अगर तो हमारे पास एक रिंग हो, उसका ऑर्डर पी स्क्वायर हो, यानी कि किसी प्राइम नंबर के स्क्वायर कट में हो, तो वो रिंग हमारे पास हमेशा या तो कॉमोडेटिव होगी या कॉमोडेटिव नहीं होगी। लेकिन अगर हमारे पास रिंग विद यूनिटी हो और उसका ऑर्डर किसी प्राइम नंबर के स्क्वायर के इक्वल हो, तो वो रिंग हमारे पास एक कॉमोटेटिव रिंग होगी। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ रिंग। इसके बारे में लास्ट जो पेपर हुआ था बीपीएससी का, उसमें इसके बारे में एक एमसीक्यूज भी पूछा हुआ था। बहुत एक आसान टॉपिक है ये वाला। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि इसको डिफाइन किस तरह से किया जाता है कि लेट आर बी अ रिंग if there exists a positive integer n such that n is equal to 0 for all a belong to R, then R is said to have a finite characteristics, and also smallest positive integer is called the characteristic of R. अब ये डेफिनेशन हमें क्या बताती है? इस डेफिनेशन का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई रिंग हो, और अगर आप रिंग हो और आपको एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर मिल जाए जिसको आप रिंग के तमाम एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करें और आंसर 0 आए। अगर आपको रिंग के अंदर एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर मिल जाता है जिसको आप रिंग के बाकी तमाम एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और आपका आंसर हर दफा 0 आए, तो हम कहते हैं कि ये जो हमारे पास रिंग है ये फाइनाइट कैरेक्टरिस्टिक्स है। और उस पॉजिटिव इंटीजर को हम कहते हैं कि वो उस रिंग आर का कैरेक्टरिस्टिक है। और अगर हमें ऐसा कोई पॉजिटिव इंटीजर ना मिले तो इसका मतलब है कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो 0 है या इन्फिनिटी है। इसको दो तरह से डिफाइन किया जाता है, या 0 होगी या उसकी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो इन्फिनिट होगी। और इसको लिखने का जो तरीका होता है कैरेक्टरिस्टिक को, इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं CHAR, या इसको सिंपल CH भी लिख लेते हैं और आगे उसके साथ R लिखते हैं। R से मुराद हमारे पास रिंग है। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स करते हैं कि ये जो हमारे पास सेट्स हैं, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ इवन नंबर, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और सेट ऑफ रैशनल नंबर, ये जो 5 सेट है ये हमारे पास एक रिंग्स है। अब इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो 0 है। इन रिंग्स की 0 है या इन्फिनिट है? कैरेक्टरिस्टिक्स 0 होने का मतलब ये है कि इन 5 सेट के अंदर हमें ऐसा कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा जिसको हम बाकी तमाम एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करें और आंसर हमारा 0 आए। जैसे आप सेट ऑफ इंटीजर है, सेट ऑफ इंटीजर में आपको पॉजिटिव इंटीजर कौन सा है हमारे पास? 2 ले लें, 3 ले लें, 4 ले लें। इसको जब आप बाकी तमाम एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो आपका आंसर कभी भी 0 नहीं आएगा। सेट ऑफ इवन नंबर है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, सेट ऑफ रैशनल नंबर है, इन सेट्स के अंदर ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो कि जिसको बाकी तमाम एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करें और हर दफा आंसर आपका 0 आए। तो इसका मतलब है कि इन सेट्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो 0 है। अब हमारे पास एक अगर हम रिंग ले लेते हैं 0 1, ये हमारे पास जो है ना Z2 के इक्वल है 0 1। इसकी कैरेक्टरिस्टिक जो है ना 1 है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक 1 होने का मतलब ये है कि 1 को जब आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 आएगा। और जब आप इसको बाकी एलिमेंट के साथ जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर जो होगा वो 0 आएगा। इसलिए इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक होगी हमारे पास वो 1 होगी। मीन्स के जब आप 1 को क्योंकि ये Z2 हमारे पास एक ग्रुप होता है अंडर अंडर एडिशन, तो जब आप 1 को 1 में ऐड करेंगे आपका आंसर 0 आएगा। तो उसके बाद है कि अगर आप इसमें 1 को 0 के साथ ऑपरेट करेंगे तभी आपका आंसर 0 आएगा। तो इसका मतलब 1 को आप मतलब दो ही एलिमेंट है, तो जब आप 1 को तमाम एलिमेंट के साथ ऑपरेट करेंगे हर दफा आपका आंसर 0 ही आना है। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास इस जो ये जो सेट है इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो हमारे पास 1 है। अब उसके बाद हमारे पास अगर एक सेट हो Zn हमें पता है सेट ऑफ इंटीजर होता है मॉड्यूल n, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो हमारे पास n ही होती है। अगर Z3 है तो उसकी 3 होगी, हमारे पास अगर Z4 है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक Z4 होगी, अगर Z हमारे पास 5 है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो 5 होगी। आई थिंक जो ये हमारे पास एग्जांपल है, ये हमारे पास क्योंकि Z2 है
और जी जी टू है, तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो हमारे पास टू होगी। नेक्स्ट हमारे पास कुछ रिजल्ट्स हैं इसके बारे में कि लेट आर बी अ रिंग विद यूनिटी। अगर आपके पास एक अगर वन जो है वो एडिटिव ऑर्डर हो एन ऑर्डर का, देन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर इज इक्वल टू एन। जितना वन का ऑर्डर होगा, एडिटिव ऑर्डर होगा, उतनी जो है ना, अगर रिंग विद यूनिटी हो, रिंग विद यूनिटी इसलिए है कि उसके अंदर वन का होना जरूरी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट। तो जितना n का ऑर्डर होगा उसकी कैरेक्टरिस्टिक भी उतनी ही होगी, ये हम देख चुके हैं। और अगर वन एडिटिव ऑर्डर इन्फिनिट है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो r की वो जीरो होगी। उसके बाद है कि अगर आपके पास कोई इंटीग्रल डोमेन है, इंटीग्रल डोमेन को हमने देखा था कि इंटीग्रल डोमेन एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर जीरो डिवाइजर नहीं होते। तो अगर जीरो डिवाइजर नहीं होंगे तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक जो होगी या तो जीरो होगी या प्राइम नंबर होगी। और अगर हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो हमेशा एन जो रिंग है उसके ऑर्डर को डिवाइड करती है। इफ आर इज अ फाइनाइट रिंग ऑफ ऑर्डर एन, देन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर डिवाइड्स एन। अगर जो इंटीग्रल डोमेन होती है ना, फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन होती है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक भी फाइनाइट होती है। अगर इनफिनिट इंटीग्रल डोमेन है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो मे भी फाइनाइट हो या वो जीरो कैरेक्टरिस्टिक हो हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट कुछ डेफिनेशन है, बड़ी इजी डेफिनेशन है ये वाली कि आइडेम्पोटेंट एलिमेंट एंड निलपोटेंट एलिमेंट। रिंग के अंदर आइडेम्पोटेंट एलिमेंट हम उस एलिमेंट को कहते हैं जिसका स्केयर लें और वो वही एलिमेंट हमारे पास वापस आ जाए। अगर हम देखें तो ग्रुप थ्योरी के अंदर भी हमने आइडेम्पोटेंट एलिमेंट को कुछ इस तरीके से ही डिफाइन किया था कि अगर आप कोई ऐसा एलिमेंट जिसका स्केल लें और वही एलिमेंट ही वापस आ जाए, और ये प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट की होती थी ग्रुप के अंदर। लेकिन रिंग के अंदर हमें कुछ एलिमेंट ऐसे मिल सकते हैं जिनका स्केल लें और वही ए ही हमें वापस मिल जाए, तो उन एलिमेंट्स को हम कहेंगे आइडेम्पोटेंट एलिमेंट। और निलपोटेंट एलिमेंट हम उन रिंग के उन एलिमेंट्स को कहेंगे जिनकी कोई इंटीजर पावर लें, मतलब आप टू पावर लें, थ्री पावर लें, फोर पावर लें, तो किसी पावर पर जाके वो एलिमेंट हमें जीरो आंसर दे दे, तो हम कहते हैं कि वो एलिमेंट जो है हमारे पास एक निलपोटेंट एलिमेंट है। और अगर आप एलिमेंट की पावर लेते जाते हैं लेकिन कहीं पे भी वो हमें जीरो आंसर नहीं दे रहा, तो इसका मतलब है कि वो एक निलपोटेंट एलिमेंट जो है वो नहीं है। अब कुछ रिजल्ट्स हैं इसके बारे में कि रिंग विद यूनिटी हो तो जीरो एंड वन आर आइडेम्पोटेंट एलिमेंट। जीरो का स्केयर जीरो होता है, वन का स्केयर वन होता है, इसका मतलब है कि ये दो आइडेम्पोटेंट एलिमेंट होते हैं अगर रिंग विद यूनिटी हो। और अगर रिंग विद यूनिटी ना हो, रिंग हो, तो उसके अंदर फिर वन का लाजमी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन जीरो लाजमी होगा। फिर उसके अंदर सिर्फ जीरो आइडेम्पोटेंट एलिमेंट होगा और जीरो ही निलपोटेंट एलिमेंट है होगा आर के अंदर, क्योंकि जीरो की पावर आप लेते जाए, वन ले लें तो जीरो ही रहना है उसने पावर ने। लेकिन अब वन जो है या कोई और एलिमेंट है उसकी आप पॉजिटिव पावर ले लें, टू थ्री, उसने कहीं पे भी जीरो आंसर नहीं देना। तो किसी रिंग विद यूनिटी के अंदर जीरो और वन जो होते हैं वो आइडेम्पोटेंट एलिमेंट्स होते हैं, और जो जीरो होता है उसे हम वो निलपोटेंट एलिमेंट होता है। उसके बाद है कि कोई नॉन जीरो अगर डेम्पोटेंट एलिमेंट है, कभी भी निलपोटेंट एलिमेंट नहीं भी हो सकता। ये हमने पहले एग्जाम में भी देख लिया इसको। अगर हमारे पास कोई इंटीग्रल डोमेन है तो उसके अंदर जो निलपोटेंट डेम्पोटेंट एलिमेंट होंगे वो सिर्फ सिर्फ जीरो और वन होंगे। अ फील्ड विच इज अ बोलियन रिंग हैज ओनली टू एलिमेंट। बोलियन रिंग को हम डिफाइन आगे कर चुके हैं हमारे रिंग के लेक्चर के अंदर। तो अगर कोई ऐसी फील्ड हो जो कि बोलियन रिंग हो तो उसके अंदर सिर्फ दो एलिमेंट होते हैं। अच्छा जी, जी एन के अंदर अगर एन का एन जी एन हमारे पास अगर एक ऐसा सेट हो जिसका ऑर्डर किसी प्राइम नंबर की पावर में हो, तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जीरो और यूनिटी यानी कि जीरो और वन सिर्फ दो इम्पोर्टेंट एलिमेंट होते हैं। उसके बाद है कि अगर आप जी एम एन आपके पास एक सेट है, एक जी लेट्स सपोज जी एम आपके पास एक सेट है, जी एन आपके पास एक दूसरा सेट है। आपने उनकी जो है ना जी एम एन कैलकुलेट कर ली और यहाँ पे कंडीशन ये है कि एम और एन दोनों रिलेटिव प्राइम होने चाहिए, तो उसके अंदर एटलीस्ट फोर आइडेम्पोटेंट एलिमेंट्स होंगे। मींस अगर आप जी टू क्रॉस जी थ्री देखते हैं जो कि Z6 के इक्वल होता है, तो Z6 के अंदर एटलीस्ट फोर आइडेम्पोटेंट एलिमेंट होते हैं। आप कोई भी दो ले लें प्राइम नंबर की जिनका ऑर्डर प्राइम नंबर की इक्वल हो, जब आप उनकी प्रोडक्ट निकालेंगे तो उसके अंदर एटलीस्ट आपको फोर जो है ना आइडेम्पोटेंट एलिमेंट मिलेंगे।
उसके बाद हमारे पास रिंग की प्रोडक्ट है कि अगर आपके पास दो रिंग्स हैं R1 एंड R2, उनकी प्रोडक्ट हम कुछ इस तरीके से डिफाइन करते हैं। ऑर्डर पेयर होते हैं हमारे पास A B, जिसमें फर्स्ट एलिमेंट R1 से आ रहा होता है और सेकंड एलिमेंट जो होता है वो R2 से आ रहा होता है। और इसमें हम जो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन डिफाइन करते हैं वो कुछ इस तरह से है कि अगर हम दो ऑर्डर पेयर लें इस R में से A1 B1 और A2 B2, तो उनकी जो एडिशन होगी वो फर्स्ट में आप फर्स्ट ऐड कर दें, सेकंड में सेकंड ऐड कर दें। इस तरह की जो मल्टीप्लिकेशन होती है वो इस तरह से डिफाइन होती है कि फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई कर दें और सेकंड को सेकंड से मल्टीप्लाई कर दें। इस रिंग को हम कहते हैं ये डायरेक्ट प्रोडक्ट होती है R1 एंड R2 की। नेक्स्ट हमारे पास कुछ लास्ट में इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं स्टैटिस्टिक्स के बारे में कि अगर हमारे पास R और S दो रिंग्स हों तो उन R क्रॉस S की जो करेक्टरिस्टिक होगी वो जीरो होगी अगर उनमें से किसी एक की भी करेक्टरिस्टिक जीरो हो। अब अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है जी करेक्टरिस्टिक ऑफ जीरो Z2 क्रॉस 2Z, जो ये बताएं कितनी है, तो Z2 की करेक्टरिस्टिक हमें पता है 2 होती है। अब 2Z जो है सेट ऑफ इंटीजर की करेक्टरिस्टिक जो होती है वो जीरो होती है, ये हम देख चुके हैं पहले, क्योंकि इस Z के अंदर हमें कोई ऐसा एलिमेंट नहीं मिलेगा जिसको बाकी तमाम एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर जो है वो जीरो आए। तो इसका मतलब है कि 2Z की करेक्टरिस्टिक जीरो है और Z2 की करेक्टरिस्टिक जो है वो 2 है। तो दो रिंग की क्रॉस प्रोडक्ट की जो करेक्टरिस्टिक अगर जीरो है तो वो जीरो तभी पॉसिबल है अगर उनमें से किसी एक की करेक्टरिस्टिक जीरो हो। इसका मतलब है Z2 क्रॉस 2Z की जो कैरेक्टरिस्टिक होगी वो जीरो होगी। उसके बाद है कि अगर आपके पास एक रिंग है उसकी कैरेक्टरिस्टिक M है, दूसरी रिंग है उसकी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो N है, और अगर आप R क्रॉस S की कैरेक्टरिस्टिक निकालना चाहते हैं तो वो आपने जस्ट M और N इनका एलसीएम लेना है, तो वो उसकी R क्रॉस S की हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर हम कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना चाहते हैं Z2 क्रॉस Z4 की, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि 2 और 4 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो 2 और 4 का एलसीएम 4 होता है, इसका मतलब Z2 क्रॉस Z4 की जो कैरेक्टरिस्टिक होगी वो हमारे पास 4 होगी। इसके अलावा भी आप ले सकते हैं एग्जांपल्स, बहुत सारी एग्जांपल्स यहाँ पे बन सकती हैं। अगर आप Z3 क्रॉस Z5 है उसकी कैरेक्टरिस्टिक निकालना चाहते हैं, किसी भी एलिमेंट की आपने दो, अगर आप डायरेक्ट प्रोडक्ट है आपके पास रिंग्स की, आप उनकी कैरेक्टरिस्टिक निकालना चाहते हैं तो बहुत इजी वे है, जस्ट उनके जो ऑर्डर्स हैं उनकी आप एलसीएम निकाल लें, वो उसकी प्रोडक्ट की हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक होगी। तो ये आज का हमारा लेक्चर था जो कि सबरिंग और कैरेक्टरिस्टिक के बारे में था। ओके जी, अल्लाह हाफिज।